चेंज, ये कब किसने बोला? हाँ, चेंज ओवर द पीरियड, वेरी गुड। और क्या मतलब होगा? क्या? विकसित, ठीक है। और कुछ, किसी को और कुछ आंसर है? इवोल्यूशन का मतलब? ठीक है, चेंज विद पीरियड, आई एक्सेप्टेड। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट थ्रू विद द टाइम, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं हम लोग, धीरे धीरे डेवलप होते हैं विद द टाइम। तो इवोल्यूशन ऑफ, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा साइंस में या हिस्ट्री में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। एंड देन वी हैव, यू मस्ट रिमेंबर दैट डायग्राम की झुका हुआ आदमी था, पूंछ वाला आदमी था, क्वाड्रिलीटरल थे, धीरे धीरे, यस ठीक है, और धीरे धीरे सीधा होते चले गए होमो सेपियंस के रूप में। नाउ दे आर आवर एंसेस्टर्स, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का भी यही मतलब होता है कि मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ, यानी क्रमबद्ध उत्पत्ति, ठीक है ना, यानी सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, चेंजिंग टाइम, चेंजिंग पीरियड, हेलो, इवॉल्व ग्रेजुअली एंड स्लोली। तो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट आपको Don't go there, ma'am. Management as a discipline is recognized. Management is always a part of human life. How come? जब हम जंगलों में रहते थे तो भी मैनेजमेंट करते थे, क्योंकि उस समय अभाव थे, ठीक है ना, मैंने देखा, राइट। मैनेजमेंट जब हम जंगलों में रहते थे तब भी करते थे, तब क्या करते थे, कौन से तब हम लोग लाइफ का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था सन के अलावा, है ना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, डॉट नहीं था, तो हम वापस से शाम तक क्या करते थे, अपना जो भी फ्रूट्स तोड़ना है, खाना पीना करना है, या फिर जंगलों में जाकर के शिकार करके लाते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको करना आप करके शाम से पहले रख लेते थे। ये भी एक तरह का मैनेजमेंट होता था, तो क्योंकि रात में आपको रिसोर्स चाहिए, रोशनी चाहिए, वो आपके पास नहीं होगा। तो अब ये पता चला कि मैनेजमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर टाइम, ठीक है। जब से हम मैनेजमेंट करते आए हैं, चीजों को मैनेज करते आए हैं, ठीक है ना, यानी जितना रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज में अपने काम को चलाते आए हैं। क्लियर? अब ठीक है, एज ए साइंस मैनेजमेंट क्या हुआ, आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी प्रोडक्टिविटी थी, जो भी मार्केट था, जो भी डेवलपमेंट था, वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक डिवास्टेट हो गया था, खत्म हो गया था। एंड देन जब ये ओवर हुआ वॉर, देन देयर इज नीड ऑफ, डिमांड बढ़ा, लोगों को नीड बढ़ा, लोगों ने डिमांड शुरू किया, लेकिन प्रोडक्शन तो खत्म हो चुका है, इतने सारे फैक्ट्रीज, इतने सारे कंट्री सब बर्बाद हो चुके थे, तो वापस से आपको शुरू करना था सब कुछ एबीसी से, राइट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो, तो इस समय बोला गया कि डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है ना। अब जो मैनुअल हम 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट बनाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, तो मशीनों का हेल्प लेना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड नीड ऑफ द पीपल कैन बी सेटिस्फाइड, राइट। सबसे पहले आए प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। किस चीज से रिलेटेड है ये? राइट, ठीक है ना, पहला कंप्यूटर इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज ही है, राइट। अब इन्होंने, ये मैथमेटिशियन थे, राइट, ही इज अ मैथमेटिशियन। तो इन्होंने एक फंडा दिया, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन सब ने, चूंकि एक ही, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या हुआ,
क्या हुआ, वहां से क्यों आवाज आ रही है अभी? कोई बात नहीं, प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, सुनो। ये क्यों नहीं आ रहा, ऑन नहीं किया है क्या? ओ जस्ट ए मिनट, ऑन तो है ये, इसको दिख नहीं रहा है ये, इसमें ये खोलना पड़ेगा। क्या गलत वाला मत खोलना, व्हाइट कलर का था या ब्लू कलर का था यहाँ पे नॉर्मली। ओके ठीक है, रहने दो। तो क्या हो, नहीं हो रहा है वो क्लास में, प्लीज नहीं, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, ये नहीं हो रहा। दोस्त तो रहता था। अब मैम वो नीचे की तरफ, हाँ थैंक यू। आएगा ये, एक मिनट बस। हाँ उसको देखो, क्या हुआ ये, एक बार फिर से देखो, एक बार करके देखो फिर से होगा। नहीं ये हो रहा है शायद, या ओके ठीक है। तो चार्ल्स बैबेज मैथमेटिशियन थे और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली मैन्युफैक्चरर किस चीज पर रिलाई कर रहे हैं, किस चीज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, they were relying on opinions, ठीक है ना। ओपिनियंस मतलब आप क्या समझते हैं, आपका assumption क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी मान्यता है क्या, ठीक है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर रिलाई ऑन ओपिनियन। अब तक जो हम करते आए हैं वो हमने अनुमान से करते हैं, लेकिन अब अगर हमको इम्प्रूव करना तो क्या चाहिए, हमको उसके पीछे एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बिहाइंड एनी प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है। जब भी आप कुछ शेड्यूल करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम लोगों के मान लो कुछ करना है गाँव घर में, देखो तो नॉर्मली क्या करते हैं कि लास्ट टाइम से क्या जो किराए पर तरीका चावल बनाता है, यही एक होता है ना अनुमान, अंदाजा। तो मतलब अभी भी अंदाजे से रिलाई करते हैं वैसे लोगों के अंदाजे पे जो एक्सपर्ट होते हैं उसके लिए, थर्ड वर्किंग है, ओके। तो हम उस पे रिलाई करते हैं। चार्ल्स बैबेज का कहना था लास्ट टाइम उसने कैलकुलेशन का भी अनुमान नहीं रहता है, इसका लगा सकते हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लोग बट कभी हम वो अब अनुमान के बेसिस पे काम करना बंद करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, प्रॉपर व्हाट हैपेंड, आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, फिर आपको काम करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि अब अनुमान या गेस पर या फिर जिसको आप ओपिनियन बोलते हैं उसके बेसिस पे काम करना बंद कर, दिस नॉट वर्किंग स्टिल। मैं बुला लूं क्या, एक मिनट। नाउ सेकंड चार्ल्स बैबेज का याद है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रॉबर्ट ओवेन्स, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवेन्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में
he talked about trade union. ट्रेड यूनियन क्यों? उन्होंने बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। और हाँ मांझे सर, ये ऊपर में आइएगा ना जहाँ पे बीबीए का क्लास होता है उस रूम में, ये प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ लिसन। तो उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन होना चाहिए क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है जिसके अलग अलग नीड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उनके नीड्स को, वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए वर्किंग कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर रेम्यूनरेशन, ये सब जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए डिमांड कौन रख सकता है? तो सिंगल लेबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होना चाहिए, उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होना चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपने डिमांड्स को या नीड को आगे रख सके। ठीक है ना? तो ही टॉक्ड अबाउट ट्रेड यूनियन, दैट मींस ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? समझ में आया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मजदूर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम उनके वर्किंग कंडीशन का या उनके हाइजीन का या फिर उनके सेहत का या फिर उनके सैलरी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो दे आर डिससेटिस्फाइड, और फिर हम इस डिमांड को, इस प्रोडक्शन को नहीं सेटिस्फाई करेंगे। तो उन्होंने किस चीज पे बात की? उन्होंने ट्रेड यूनियन पे बात की कि ट्रेड यूनियन कैसे डेवलप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेनरी रॉबिन्सन टाउन। अब हेनरी रॉबिन्सन टाउन ये भी येल एंड टाउन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्होंने काम किया था। इन्होंने बोला था कि देखो, इंजीनियर्स आर डूइंग द वर्क ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मशीन कैसे बनेगा, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगा और चीजों को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट? लेकिन सिर्फ इंजीनियर से काम नहीं चलेगा और सिर्फ इकोनॉमिस्ट से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? बजट बनाते हैं। ठीक है ना? वो दे क्रिएट बजट कि कितना बजट हमको इस काम में एलोकेट करना चाहिए, कितना बजट एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशन रहेगा। नाउ व्हाट एन इंडस्ट्री नीड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी एक मैनेजर को मैनेजर भी होना चाहिए, टेक्निकली थोड़ा साउंड भी होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस उनको इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए एक मैनेजर को। तो what the industry south is the combination of both economists as well as engineers, यानी टेक्नोलॉजी का और अर्थशास्त्र का, दोनों का जहां कॉम्बिनेशन होगा वहां अच्छा हो पाएगा। दिस इज गिवन बाय हेनरी रॉबिन्सन टाउन। ठीक है ना? इन्होंने बोला कि एक अच्छा मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों ही एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिकल नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो उसको डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद है सीबूम राउंडट्री। ठीक है ना? अब ये राउंडट्री ने किस चीज पे बात? इन्होंने लेबर वेलफेयर के बारे में किया। लेबर वेलफेयर का क्या मतलब हुआ? मजदूरों का कल्याण। वेलफेयर मीन्स कल्याण ही होता है ना? तो क्या क्या, अगर वो बीमार है तो उनको कौन सा सिक बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? अगर वो सपोज करो कि काम करते करते वो एक्सीडेंटली उनका कोई ऐसा डैमेज हो जाता है कि नाउ अगेन ही कैन नॉट वर्क, राइट, फर्दर इन द फ्यूचर। होता है ना ऐसे, देखते हो कि, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर उनका चोट लग गया, अगर उनका पैर टूट गया, वो 2 महीने तक नहीं काम कर पाएंगे, तो 2 महीने तक वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो उनके लिए डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन बेनिफिट होना चाहिए। यानी कि वेलफेयर के जितने भी चीजें, हाइजीन के बाद कैंटीन, क्रेच, ड्रिंकिंग वाटर और वर्किंग कंडीशंस या फिर कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, अगर कुछ बीमार है या हमेशा के लिए बीमार हो गया या फिर वो चला गया, ठीक है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट में चला गया तो फिर उसके घर वाले को कोई एक रिप्लेसमेंट जॉब मिलना चाहिए और कोई एक ऐसा मदद मिलना चाहिए जिससे उसका फैमिली सरवाइव कर सके। ये होता है लेबर वेलफेयर, राइट? और भी बहुत कुछ है, अभी शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। तो ही टॉक्ड अबाउट लेबर वेलफेयर, यानी कि ये सीबूम राउंडट्री ने और रॉबिन्सन आवन ने, दोनों ने ह्यूमन एलिमेंट के बारे में बात किया, बट दे टच जस्ट द 1 or 2 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए ये बहुत ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें से हमने जिसका विचार ने बोला कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि ओपिनियंस या गेस वर्क के बेसिस पर। दैट्स इट। उसके बाद कुछ और एडिशन नहीं हुआ, राइट? उसके बाद आए रॉबर्ट ओवेन्स। तो इन्होंने बोला क्या कि ट्रेड यूनियन होना चाहिए जहां पे संगठित होकर के लेबर अपने डिमांड्स को रख सके और मैनेजमेंट उसको सुने और फुलफिल करे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ आए जिन्होंने कहा कि हेनरी रॉबिन्सन ने क्या कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ
engineering and economics, both the skills should is required so that we can fulfill the demand. And the last one is talking about, Sebum Roundtree is talking about वेलफेयर, लेबर वेलफेयर. ठीक है, तो देखो इन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के पॉइंट्स को टच करके बताया कि क्या क्या चेंज करना चाहिए. लेकिन यस, एनी प्रॉब्लम? आई कांट हेल्प इट. ठीक है ना, लिख करके दीजिए उसमें कि माइक चाहिए आपको. ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप लोग सुनिए. ओके, आती हूं मैं. नाउ लिसन टू मी. उसके बाद ये सारा जो दौर था, इसको क्या किस एरा में रखा? ये जो 4 नाम हमने पढ़ा, ये इवोल्यूशन का वो दौर था जिसको हमने प्री साइंटिफिक एरा बोला. ठीक है ना, दिस कोर्स का मतलब प्री साइंटिफिक एरा. क्या बोला? प्री साइंटिफिक एरा. अभी जो हम लोगों ने देखा था चार्ल्स बैबेज का, राउंड का, ये सब प्री साइंटिफिक एरा में आएंगे. पॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कि आपका काम नहीं कर रहा है. पॉल्यूशन का निगरान मत करेंगे कि उसके बाद हमारा आया क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि क्लासिकल पीरियड ऑफ मैनेजमेंट. इस क्लासिकल पीरियड ऑफ मैनेजमेंट अब ये 3 नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. Scientific management is given by F.W. Taylor, right? उसके बाद आया administrative management. Administrative management is given by and the last one is bureaucratic management. Bureaucratic management is given by Max Weber, right? ये तीनों जो है, ये तीनों थ्योरी उस समय का और मैनेजमेंट के लिए माइलस्टोन के रूप में आया, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. डेवलपमेंट स्टॉप किया, राइट? उसके बाद भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अच्छी बात ये इसको बोलते हैं फाउंडेशन दिया मैनेजमेंट के लिए. अब आप इसमें क्या डेवलपमेंट करना है. ठीक है ना, ठीक है. अब मैं इसके लिए एक बात करती हूँ. जब फर्स्ट टाइम हम कोई भी काम करते हैं, वो काम जब परफेक्ट होगा, ठीक है ना, when you do something for the first time, वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो नया रहेगा. ठीक है ना, और आगे जब आप अभी उसको रिपीट करेंगे तो आप उसको धीरे-धीरे परफेक्ट कर लीजिएगा. तो टेलर ने और मैक्स वेबर ने किया कि इन लोगों ने पहली बार एक व्यापक स्टडी क्या मैनेजमेंट किया, एक कंप्लीट पूरा ओवरऑल डायमेंशन था उसको टच करने की और एक फाउंडेशन देने की कोशिश की. जितना बाद में क्रिटिक्स करने वाले थे, जो इसके क्रिटिक्स में उन्होंने भी जब आगे स्टडी की तो उनका फाउंडेशन क्या था? यस, राइट, यही थी फाउंडेशन. सिंपल ऑल्टरेशन करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश, राइट? तो अब पहला साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में पहला हम पढ़ेंगे किसका? सॉरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्या पढ़ेंगे हम? साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, आपको मालूम है, F.W. टेलर. ठीक है, जस्ट अ मिनट. नाउ F.W. टेलर एक कंपनी में क्या एज ए लेबर काम करते थे. ठीक है ना, एज अ he is not a very, he has not owned any very higher positions. वो एक सिंपल उन्होंने काम शुरू किया था एक कंपनी में, जहां पर वो सिंपल he act as for 6 years he started in US, he started as laborer और 6 साल के स्पान में वो उस कंपनी के सीईओ बन गए. How come? Because of his observation. And what he observed, उन्होंने भी यही देखा. अब देखो चार्ल्स बेबेज के पॉइंट को तुम F.W. के टेलर के पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन चार्ल्स बेबेज टॉक्ड अबाउट जस्ट वन पॉइंट. ठीक है ना, दैट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, राइट? द बैकग्राउंड और द रेफरेंस ऑफ एनी प्रोडक्शन इज should not be opinion, rather should be based on experiment, right? आपके पास कोई ना कोई साइंटिफिक वजह होना चाहिए उस काम को, उस काम के बजट को एलोकेट करने के लिए,
ठीक है, आप अटेंटिव रहिए, जाएगा, ठीक है ना। उस काम को, काम के बजट को एलोकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशन रहना चाहिए। लेकिन बस उन्होंने इतना ही कहा, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन F.W. टेलर टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है ना। उन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। उन्होंने देखा, उनके साथ, ही इज नॉट द ओनली वन हु प्रोपाउंडेड दिस थियरी, एक्चुअली उनके साथ फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी एल गांट एंड हैरिंगटन इमर्सन भी साथ में काम करते थे। लेकिन चूंकि F.W. टेलर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था इस वर्क में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट में, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। ही हैज गिवन सर्टेन थियरीज, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि कैसे आप चलेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि किसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन एंड देन थिंकिंग आउट हाउ इट इज पॉसिबल इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट। किसी भी काम को आपको क्या करना है और फिर वो काम किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से, सबसे कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप खत्म कर सकते हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। यही होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके लिए उन्होंने सर्टेन प्रिंसिपल्स दिया, जिसमें 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद रखेंगे, एंड देन 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स अलग है एंड टेक्निक्स अलग है। प्रिंसिपल्स इज टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या इसके सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपको बताएगा कि इस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, राइट। तो फर्स्ट टेक्निक इज रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब बाय साइंस। अच्छा, अब यहाँ एक टर्म आया, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब और कुछ जवाब दिया। रूल ऑफ थंब का मतलब आज तो बता दें, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है गेस व्हाट, ट्रायल एंड एरर, राइट। रूल ऑफ थंब बाय साइंस, इसका क्या मतलब हुआ कि रूल ऑफ थंब यानी जो गैसवर्क है, ठीक है ना, जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुमान है, ठीक है ना, उसको रिप्लेस करें किस चीज से, साइंस से, कैलकुलेशन से, इन्वेस्टिगेशन से। अपने आप ही कुछ पता, तुमको ऐसा लगता है इसीलिए ऐसा हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था, कोई मौसम विभाग नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वेदर फोरकास्ट नहीं था, तो गांव का कोई ऐसा इंसान क्या करता था, गांव का कोई ऐसा इंसान क्या करता था, बाहर ऊपर देख करके, किसी पहाड़ी पे छत बादल को देख करके अनुमान लगाता था कि इस साल कैसी बारिश होगी, राइट। बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी, राइट। और उसके अनुमान के बेसिस पे खेती का काम किया जाता था। कितना, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था ये तरीका, ठीक है ना। बर्बादी हो सकती थी और होती थी। आपको पता है कि दैट टाइम वी आर गोइंग थ्रू, we have lots of drought and lots of flood, right? तो उसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, राइट। अभी क्या है, आपके पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो आपको पहले ही क्या कर देता है, फोरकास्ट कर देता है वेदर कैसा रहेगा अगले 5 दिनों तक, 1 हफ्ते तक। कुछ बोलना है, मुंह पे बिना हाथ रखे क्या बोलना, यस नहीं ना। तो अब सुनो, मैंने क्या बोला अभी मैंने क्या कहा, तो बोलने की आपके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ
Principle of scientific management, right? Replacement of rule of thumb by science. ठीक है, क्लियर? अच्छा ठीक है, तो अब तुम बोलोगे चार्ल्स बैबेज ने तो यही कहा था, इसके अलावा तो फिर उनको क्यों नहीं हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, इनको क्यों बोलते हैं? इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ही टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स आल्सो, और उन्होंने इसके लिए, इन्होंने कह के छोड़ नहीं दिया, इन्होंने ये कहने के बाद आपको ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताए जिस टेक्निक्स को यूज करके आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे. दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. दूसरा पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, टाइम हो गया क्या? क्या पॉज मतलब रोक दे? एक पॉइंट और, ऐसे बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग. बीसीए में कब तक शुरू किया है, दोनों चैप्टर खत्म कर चुकी हूँ मैं. नेक्स्ट वन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. ठीक है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स करके खत्म करते हैं. साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? सिंपल सिलेक्शन का मतलब आपको आता है, क्या होता है? साइंटिफिक सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब इलेक्शन का मतलब चुनाव. कहाँ से कंफ्यूज बच्चे सिलेक्शन हमने पढ़ा था ना, स्टाफिंग आपको पता है. स्टाफिंग में क्या करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी सेलेक्ट पीपल, वी हायर पीपल सो दैट वी कैन हायर द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ओके, इन्होंने ये कहा ये सिलेक्शन तो हम करते थे, लेकिन किसी को भी हायर करते थे, किसी ग्रेजुएट को उठा लिया, कोई काम करा. अगर आप प्रॉपर साइंटिफिकली करना चाहते हैं तो आप वैसे लोगों को हायर करेंगे जिनके पास ऑलरेडी आपको यहाँ से हायर करके हमने क्या किया, यू आर द बीबीए स्टूडेंट्स, और आपको हमने क्या किया, सिंपल आपने स्लाइड क्या ऐसे फैशन को सपोज करके हमने आपको किसी प्रोग्राम में क्या लगा तो क्या आपका अब ये साइंटिफिक का होगा कौन सा बैकग्राउंड ऐसा है तो हम बोलेंगे कि साइंटिफिक सिलेक्शन, यानी अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स ग्रेजुएट हो, राइट? फिनेंस संभालने के लिए सीए को या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को चुना है, ठीक है ना? एचआर डिपार्टमेंट के लिए एचआर स्पेशलाइज लोगों को लिया है जो एचआर के बारे में जानता है, राइट? तो क्या होगा? साइंटिफिक सिलेक्शन होगा, राइट? अगर आपने ऐसा नहीं किया, किसी को भी हायर करके कहीं भी लगा दिया, ठीक है ना? आपके पास विराट कोहली है, ठीक है ना, और आपके पास कौन है? एमएस धोनी तो चले गए, और कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है? तो जो भी आपके टॉप परफॉर्मर है उनको आप पहले नहीं उतार करके उनको आप लोअर ऑर्डर में उतारते हैं, तो क्या होगा? सिलेक्शन गड़बड़. ठीक है, देखो जीत हार इट कैन हैपन, ठीक है ना? ये खेल है,
इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ पे किसको सूट करता है, ठीक है ना, कहाँ पे कौन पोजीशन, किस पोजीशन पे कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म। कोई लोग हैं जैसे पुराने जमाने में राहुल द्रविड़, ठीक है ना, इसको मिस्टर डिपेंडेंट बोलते थे कि आप उसको भरोसा कर सकते हैं, उसको प्रेशर में भी हम, प्रेशर के सिचुएशन में भी हम उसको लगाते थे तो वो अच्छा खेलता है, राइट। तो ये क्या हो गया कि उसका था कि वो थोड़ा स्ट्रेस में खेल होता, लेकिन देयर आर द प्लेयर्स सवाल, ठीक है ना, एकदम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर, राइट। वो उसको नहीं आता था समझ, अपने ज्यादा प्लेयर खेलता था, उसमें ही ऐड खेलता था, दूसरा भी खेलता था, इसी को बोलते हैं कि जिसको अब हो गया, मैंने एग्जांपल के रूप में यूज किया जस्ट टू टेल यू कि कैसे हम प्रॉपर्ली किसी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने साइंटिफिकली सेलेक्ट कर लिया, समझ में आया होगा, आपने साइंटिफिकली सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आप सी कर क्या है, आप सी कर क्या है, आप बी कर क्या है, आप साइंस आपका अकाउंट्स में है, हमने आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किया, किसी को मार्केटिंग में, किसी को अच्छा है, जिसके पास जो स्किल सेट रहना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या पोजीशनिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग की स्टाफिंग करते हैं। अब अगर आपने ऐसे लोगों को लिया है जिनके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, समय के साथ क्या हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है। ऑब्सोलीट मतलब नॉट इन फैशन राइट नाउ, अब खत्म हो गया ये टेक्नोलॉजी, टाइपराइटिंग नो मोर इन फैशन, राइट। एक जमाना था जब टाइपराइटिंग जो सीखते थे, डिग्री हुआ करता था और जॉब के लिए एक रिक्वायर्ड स्किल हुआ करता था, बट नाउ इज रिक्वायर्ड नॉट एट ऑल। और वो क्या हो गया, वो आउट फैशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है ना, प्रचलन से बाहर हो गया। तो इस तरीके से जब आप हायर करते हैं किसी लोगों को और उसके पास होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय के साथ ये आउट फैशन हो सकता है, ठीक है ना, ये ऑब्सोलीट हो सकता है। तो आप क्या करें, समय पर उनको सही ट्रेनिंग दे करके उनका जो स्किल है उसको इम्प्रूव करते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए, ताकि आगे चुने हुए लोग आपके लिए कभी बेकार ना, राइट, हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। ट्रेनिंग से क्या करते हैं, स्किल को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, नाम करता उसको हमेशा समय के साथ जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है उस चेंजेस के साथ कोप अप करने के आगे आ जाती है। इसीलिए इन्होंने 2 पॉइंट मैंने भी बताया क्या क्या, एक तो पहला था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, और दूसरा पॉइंट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मींस कि सिलेक्शन के समय ध्यान देना है कि वो उस रिक्वायर्ड स्किल सेट को पॉजिश करता है या नहीं, और बाद में टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग को देकर के उनके उस स्किल सेट को इनहांस करना, इंप्रूव करना, ताकि वो हमेशा आपके लिए असेट बने रहे, लायबिलिटी साइड में ना जाए। समझ में आया? ठीक है, अब अटेंडेंस बना लेते हैं। What's your name? अभिषेक, ठीक है। क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो क्लास में, ये बस पूछ रही हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने सीख लिया, नेक्स्ट क्लास का मिसका है ना, किसका, इसीलिए तुम लोग तैयार हो गया। अब नया मैम को पहले भेज दिया करेंगे। ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम सेइंग सम नेम्स। मैम आवाज नहीं आ रही है। ऑलरेडी चेक कि किनका कैमरा ऑन था, मैंने वो रोल नंबर नोट कर लिया है, बाकी जिनका भी ऑफ था वो मेरे लिए एब्सेंट है, ठीक है ना, जिनका ऑन था मैंने लिख लिया है। थैंक यू, मैं आपका अटेंडेंस बना दूंगी जिन्होंने भी अपना कैमरा ऑन रखा था।
ठीक है, मैम रोल नंबर 86। मैंने देख लिया, जिनका ऑन था उनका बन जाएगा, मैंने उसको नाम बता दिया है, ठीक है ना। जिनका कैमरा ऑन था, जिनका ऑफ था, उनका नहीं बनेगा, अब किसी सूरत नहीं बनेगा।